तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इंसान के प्रभाव डालने की कला और कभी-कभी धोखे की फितरत के पीछे की छिपी हुई साइंस को समझने वाले हैं। देखिए, जो कामयाब लोग होते हैं, चाहे वो बड़े सीईओ हों या फिर पॉलिटिशियन, उनमें एक बात कॉमन होती है, लोग उनकी सुनते हैं। लेकिन ये कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं है, ये सब कुछ दिमाग का खेल है, यानी साइकोलॉजी। और ये पूरी बातचीत एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि जो लोग हमें बाहर से जैसे दिखते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं, या फिर वो हमसे या शायद खुद अपनी ही नज़रों से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मशहूर दार्शनिक नीत्शे ने हमें मुखौटे का एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया था, पर उनके लिए इसका मतलब धोखा देना नहीं था। वो इसे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए एक जरूरी टूल मानते थे, एक तरह का कवच जो हमें इस दुनिया की मुश्किलों से बचाता है। तो हमारा पहला पॉइंट यही है, सर्वाइवल मास्क यानी अस्तित्व का मुखौटा। हम सब, मतलब ज्यादातर लोग, समाज में फिट होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए खुद का एक वर्जन दुनिया को दिखाते हैं। ये एक कवच की तरह काम करता है, जो असल में रिजेक्शन के डर और बस सुरक्षित महसूस करने की जरूरत से पैदा होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। देखिए, ज्यादातर लोग जानबूझकर धोखेबाज नहीं होते, वो तो बस अपनी ही बनाई एक दुनिया के किरदार हैं। ये जो मुखौटे होते हैं ना, ये अक्सर अनजाने में हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा होते हैं, जो हमें एक मुश्किल या दर्द भरी दुनिया से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कोई भी कवच, कोई भी मुखौटा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, और जब वो थोड़ा सा फिसलता है तो उस कवच में दरारें साफ नजर आने लगती हैं। मैनिपुलेशन या हेरफेर की जो तरकीबें होती हैं, वो असल में वही पल होते हैं जब मुखौटे के पीछे छिपा हुआ डर और असुरक्षा बाहर झांकने लगती है। जैसे लव बॉम्बिंग को ही ले लीजिए। शुरुआत में तो ये बिल्कुल किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लगता है, तारीफों की बारिश, लगातार मैसेज और ये एहसास दिलाना कि बस वही एक इंसान है जो सबसे खास है। ये सब हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, बिल्कुल किसी नशे की तरह। अब देखिए ये काम कैसे करता है। ये साइकिल बिल्कुल जुए की लत की तरह है। बहुत सारा प्यार, फिर अचानक सब कुछ बंद। शिकार को कभी पता नहीं होता कि वो प्यार कब वापस मिलेगा, और इसी उम्मीद में वो उस शुरुआती खुशी को दोबारा पाने के लिए बुरे से बुरा बर्ताव भी सहता चला जाता है। फिर आता है गिल्ट ट्रिपिंग, यानी अपराध बोध कराना। ये किसी को कंट्रोल करने का एक बहुत ही शातिर तरीका है, बिना सीधे सीधे कुछ कहें। गिल्ट हमें ये महसूस कराता है कि हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन शर्मिंदगी हमें ये महसूस कराती है कि हम खुद ही गलत हैं। ये लाइन तो शायद कई लोगों ने सुनी होंगी। ये एक क्लासिक उदाहरण है। ऐसे बयान में सीधे तौर पर कुछ करने को नहीं कहा जाता, उसकी जरूरत ही नहीं है। वो अपराध बोध की भावना ही अपना काम कर देती है, और सामने वाले को लगता है कि वो जो भी कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है। चलिए अब हम मैनिपुलेशन के कुछ और भी खतरनाक तरीकों की तरफ बढ़ते हैं। ये सिर्फ हमारे बर्ताव पर असर नहीं डालते, बल्कि हमारी पूरी की पूरी सच्चाई, हमारी रियलिटी को ही तोड़ मरोड़ कर रख देते हैं। गैसलाइटिंग का एक ही मकसद होता है, सामने वाले के मन में इतना शक पैदा कर दो कि वो अपनी ही याददाश्त, अपनी ही समझ पर यकीन करना छोड़ दे। और फिर सच क्या है ये जानने के लिए वो पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाए। ये सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, ये किसी की सच्चाई को मिटाकर उसकी जगह अपनी कहानी लिखने जैसा है। मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, तुम खुद से कहानियां बना रहे हो। ये एक बहुत ही आम गैसलाइटिंग जुमला है। जब कोई बार बार ऐसा सुनता है तो धीरे धीरे उसका खुद पर से भरोसा उठने लगता है। इंसान सोचने लगता है, कहीं मैं ही तो पागल नहीं हो रहा। और जब मैनिपुलेशन बहुत सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो वो ब्रेन वॉशिंग बन जाता है। इसके 4 चरण होते हैं। पहला, दुनिया से अलग थलग कर देना। दूसरा, डर और थकावट से दिमागी तौर पर कमजोर करना। तीसरा, इनाम और सजा देकर नए विश्वास मन में डालना। और आखिर में ग्रुप के दबाव से उस नई पहचान को पक्का कर देना। जोन्सटाउन का नरसंहार इसका एक भयानक उदाहरण है, जहां 900 से ज्यादा लोगों ने अपने लीडर के कहने पर जान दे दी। उन्हें ये नहीं लगा कि उनसे जबरदस्ती की जा रही है, उन्हें लगा कि ये उनका अपना फैसला है। और फिर आता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक बहुत ही अजीब मनोवैज्ञानिक घटना है। जब कोई इंसान पूरी तरह से लाचार महसूस करता है तो उसका दिमाग लड़ने के बजाय उस हालत में जिंदा रहने के रास्ते खोजने लगता है। और कमाल की बात यह है कि दिमाग डर को एक तरह के लगाव में बदल देता है।
जो अपहरण करता है, अगर वो दया का एक छोटा सा काम भी कर दे तो शिकार उसे एक बचाने वाले की तरह देखने लगता है, एक जालिम की तरह नहीं। मन जिंदा रहने के लिए खुद को ही धोखा दे देता है। तो अब तक हमने ये समझा कि मैनिपुलेशन क्या है, लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये सारा बर्ताव कहीं न कहीं इंसान के गहरे डरों से जुड़ा होता है। ये स्लाइड हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। देखिए, जो लोग दूसरों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, वो असल में अपने अंदर की उथल-पुथल से डरते हैं। जो लोग लगातार दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी ही कमजोरियों से खौफ खाते हैं। और जो हर वक्त दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, वो शायद खुद के बारे में सच का सामना करने से डरते हैं। नीत्शे का मानना था कि हम जो भी करते हैं, वो किसी इच्छा से कम और किसी डर की वजह से ज्यादा करते हैं। छोड़ दिए जाने का डर, रिजेक्ट होने का डर, बेइज्जती का डर, फेल होने का डर। यही वो डर है जो लोगों को दूसरों को कंट्रोल करने या नीचा दिखाने पर मजबूर करता है, ताकि वो खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। इसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। जब कोई लगातार दूसरों में एक ही कमी निकालता है, जैसे कि वो कितने मतलबी हैं, तो वो असल में अनजाने में खुद के बारे में ही कुछ बता रहा होता है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वो खुद मानने से डरता है। उसकी आलोचना एक तरह से आईना बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? देखिए, ये जो ज्ञान है, ये खुद को बचाने का एक टूल तो है ही, साथ ही ये दूसरों को ज्यादा गहराई से समझने का एक रास्ता भी है। खुद को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, जागरूक रहिए। जब भी महसूस हो कि सवाल पूछने से रोका जा रहा है, तो समझ जाइए कि वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा, हमेशा अलग अलग सोर्स से जानकारी लीजिए। अपनी भावनाओं को समझिए। क्या डर या गिल्ट का इस्तेमाल करके किसी को कोई बात मनवाने की कोशिश की जा रही है? और सबसे ज़रूरी, अपनी सीमाएं तय कीजिए। और याद रखने वाली बात यह है कि इस समझ का इस्तेमाल दूसरों को जज करने के लिए नहीं करना है। जब किसी की आलोचना के पीछे का डर दिखने लगता है या किसी के अहंकार के पीछे की असुरक्षा समझ आने लगती है, तो इंसान कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। आखिर में ये सारी बातें सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं थी, ये हम सब के बारे में भी थी। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। जो मुखौटा हम सबने दुनिया से खुद को बचाने के लिए पहना हुआ है, वो असल में हमारे अंदर की किस सच्चाई की हिफाजत कर रहा है?